गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें 3 क्वेश्चन बताया गया था। तो उसमें जो क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में किए थे, अब उससे हम लोग और आगे चलेंगे। तो उसमें जहाँ तक क्वेश्चन हुआ था उससे आगे हम लोग अब बढ़ेंगे आज। इसमें अभी एक और टॉपिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद बताएंगे, जो होगा सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस एक स्पेशल टाइप का टॉपिक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद उसको बताएंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स 4 से 5 के बैच में प्रतिदिन क्लास चल रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप का कंपटीशन का क्वेश्चन, जी मेंस का, एडवांस का, नीट का सारा क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं। उसमें एनसीईआरटी भी सॉल्व करते जा रहे हैं और इसमें एससी वर्मा का भी सवाल बता रहे हैं। तो इसलिए वो क्लास आप तभी कर पाएंगे जब आप उस समय 4 से 5 लाइव रहेंगे, क्योंकि उसका वीडियो नहीं रखा जाएगा। इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उस समय 4 से 5 बैठकर हमारे सामने पढ़ाई करें, और इसलिए उसका वीडियो नहीं रखा जाएगा। और 8 से 9 का तो रखते ही हैं, इसको तो आप जब मन चाहे अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर 8 से 9 का जो क्लास चल रहा है इसे भी 24 आवर्स के अंदर ही कॉपी में अपडेट कर लें। उससे आपकी पढ़ाई एक निश्चित दिशा में तेज़ी से आगे चल पाएगी, क्योंकि जितनी तरह से थ्योरी आप कंप्लीट रखेंगे उतना 4 से 5 में जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप अच्छी तरह फॉलो कर पाएंगे। तो आज हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है नंबर 4। फोर्थ नंबर में है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर। कल जहाँ तक क्वेश्चन नंबर हुआ था वो क्वेश्चन नंबर देख लें। अगर 4 तक कल हुआ था तो 5 से लिखिए, और अगर आपका, इसीलिए हम यहाँ पर इसमें नंबर तो अभी 4 दे दिए हैं। अगर 4 तक हो गया है तो आप 5 से लिखें, और अगर 3 तक हुआ है तो 4 से लिखिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर, इसका हिंदी है पानी के अंदर हवा के बुलबुला का क्या प्रकृति है। पानी के अंदर हवा के बुलबुला का क्या प्रकृति है। तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के अंदर हवा के बुलबुले का क्या प्रकृति है। सबसे पहले समझना है, ये एक हवा का बुलबुला है, इसमें चारों ओर से पानी है। अब किसी एक पॉइंट से, मान लिए सोर्स है, इसमें लाइट दिए, ये लाइट पानी से जब हवा में जाएगा, क्योंकि अंदर में क्या है, एयर, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, क्योंकि सघन से विरल में गया, और फिर जब ये विरल से सघन में आएगा प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आएगा।
जो बात इधर हुआ वही बात इधर भी होगा। और इस तरह से देख सकते हैं लेंस मुख्य कितने टाइप का है, 2 टाइप का। कौन कौन है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे टोटल कितने टाइप का लेंस है, 8 टाइप का, लेकिन ये 2 टाइप का मेन लेंस होता है। तो यहाँ पर ये लेंस जिसमें लाइट अगर हम लोग देते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आता है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और एक ऐसा लेंस जिसमें लाइट देने से ये डाइवर्ज करता है, इस तरह के लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो अब समझ सकते हैं कि ये अंदर में क्या है, एयर है, बाहर में क्या है, वाटर है। तो यहाँ बाहर सघन माध्यम है, अंदर विरल। तो लाइट जब सघन से विरल में गया सोर्स से निकलकर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर गया। फिर जब विरल से सघन में आया, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आया, तो लाइट क्या कर गया, अपसरित हो गया। इसलिए हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्या है, एक अवतल लेंस होता है। तो हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्या है, एक अवतल लेंस होता है। इसका आंसर होगा हिंदी में, जब हवा का बुलबुला पानी के अंदर होता है तब प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती है, तब प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती है। अतः हवा का बुलबुला पानी के अंदर एक अवतल लेंस की तरह होता है। अतः हवा का बुलबुला पानी के अंदर एक अवतल लेंस की तरह होता है। इंग्लिश में है, इफ एयर बबल इनसाइड वाटर then the rays of light diverge through the air bubble. So the air bubble behave as diverging lens inside water. So the air bubble behave as diverging lens inside water. तो हिंदी और इंग्लिश में आपने लिख लिया है, समझ गए हैं। तो हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्या होगा, एक अवतल लेंस होगा। हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्या होगा, अवतल लेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अपसरित हो जाती है हवा के बुलबुला से होकर। क्लियर कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना जो होगा डालते जाना है। Why the diamond is more shining? Why the diamond is more shining? क्वेश्चन का हिंदी है, हीरा बहुत चमकीला होता है, क्यों? हीरा बहुत चमकीला होता है, क्यों? अब क्वेश्चन है, हीरा बहुत चमकीला होता है। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, याद होगा, वहाँ डायग्राम के साथ डिजिटल डायग्राम और बोर्ड पर डायग्राम दोनों बना करके समझाए थे। अब यहाँ पर इसका जवाब देना है
कि हीरा क्यों चमकीला है। चलिए बढ़ा जाए आगे। हीरा पता ही होगा बहुत कठोर होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक पाया जाता है। तो हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा का उपयोग इसीलिए जेवर बनाने में किया जाता है, क्योंकि जौहरी को हीरा को तराशने में बहुत आसानी होती है और क्योंकि वो कठोर है। अगर वो जौहरी कांच को तराशना शुरू कर दे तो तुरंत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा कांच का, लेकिन हीरा को तराशने से वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि हीरा बहुत कठोर है। तो प्रश्न है, हीरा कठोर तो है, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हीरा यहाँ चमकीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हीरा चमकीला क्यों है। एक डायग्राम बना लेते हैं हीरा का। यहाँ से लाइट जब पड़ा तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, इस जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। ये है डायमंड का एक टुकड़ा। अब मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। साइन सी इज इक्वल टू 1/, हीरा का अपवर्तनांक कितना है 1/, ये कितना हो गया म्यू का मान 2.42। ये हो गया साइन सी। इसको सी का मान निकालना है हम लोगों को, तो सी इज इक्वल टू, ये हो गया साइन इनवर्स 1/2.42। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 24 पॉइंट कुछ आता है, तो 24 अप्रॉक्स में लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हीरा के लिए कितना आ गया 24 डिग्री। तो बहुत छोटा सा क्रांतिक कोण हुआ। क्रांतिक कोण छोटा होने के कारण देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है और इसी कारण से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो जाती है और यही वजह है कि हीरा बहुत चमकीला होता है। तो जवाब क्या होगा, चूंकि हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है इसलिए इसका क्रांतिक कोण बहुत कम मात्र 24 डिग्री होता है, जिसके कारण आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। इसलिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत चमकीला होता है। लिख लिए इंग्लिश में, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई सो द क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो व्हिच इज 24 डिग्री अप्रॉक्स। Hence, the angle of incidence is greater than critical angle. So, the total internal reflection of light is take place. Hence, diamond is more shining. तो हीरा के चमकीला होने का मुख्य कारण क्या है, इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होने से क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और आपतन कोण जैसे क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा बहुत चमकीला होता है। Next question. Why the power of sunglass is 0?
धूप चश्मा की क्षमता शून्य होती है। क्यों? धूप चश्मा की क्षमता शून्य होती है, क्यों? देखिए भाई, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कम इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन मेरा एक से एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए ध्यान दें, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पूरा करना है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे न हटें। चलिए मेहनत करिए। बताइए, अब हम लोग को बताना क्या है कि धूप चश्मा का क्षमता शून्य क्यों है। धूप चश्मा का क्षमता शून्य क्यों है, ये हम लोगों को बताना है। तो धूप चश्मे की क्षमता शून्य क्यों है, ये अब बताना है। तो फिर क्या करेंगे? कोई भी चश्मा हो, बताए थे चश्मा बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो एक फार्मूला का यूज करती है। उस तरह के फार्मूला को लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। दिख तो रहा है ना, शाइनिंग तो नहीं हो रहा है? क्लियर दिख रहा है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है, व्हाई द पावर ऑफ सनग्लास इज 0। कभी कभी लाइटिंग ज़्यादा होने से चमकता है, इसलिए ध्यान दें, बोलते भी रहते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, तो दोनों को मिला करके आप कॉपी में आराम से लिख सकते हैं और परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से कॉपी में लिख सकते हैं, बोलते भी तो रहते हैं चीज़ों को, हर चीज़ों को बार बार, इसलिए ध्यान दें। क्वेश्चन है, व्हाई द पावर ऑफ सनग्लास इज 0। धूप चश्मा की क्षमता शून्य क्यों होती है? बोल रहे थे अभी हम कि धूप चश्मा हो या पावर वाला चश्मा हो, उसको शीशा जो है वो कंपनी बनाती है। शीशा जब कंपनी बनाती है तो धूप चश्मा जो होता है, धूप चश्मा जो आजकल हम लोग धूप में पहन के निकलते हैं, तो वो जो धूप चश्मा है उसका पावर 0 रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जो धूप चश्मा पहनता है वो केवल धूप से बचने के लिए पहनता है, और धूप से बचने के लिए जब वो चश्मा पहनता है तो इस स्थिति में वो बिना आंख जांच कराए धूप चश्मा खरीदकर पहन लेता है। अगर उसमें कुछ पावर रहा तो उस आदमी का आंख खराब हो सकता है, इसलिए धूप चश्मा बनाने वाली कंपनी उसका पावर 0 रखती है। तो क्वेश्चन है भाई कि धूप चश्मे की क्षमता पावर 0 क्यों है? तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया क्योंकि मामला लेंस चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए, धूप चश्मा, ये जो धूप चश्मा बनाया गया है एक लेंस, इसका रेडियस R1 और ये R2। तो यहाँ पर फॉर सन ग्लास के लिए R1 R2 को वो कंपनी इक्वल रखती है। ध्यान दीजिए, धूप चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंस यानी उस चश्मा के दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या बराबर रखती है। दोनों ओर का वक्रता त्रिज्या बराबर रखने से क्या हुआ, गौर कीजिए। यहाँ पर फोकल लेंथ लेंस मेकर फार्मूला से होता है, μ-1 1/R1 -1/R2 इतना होता है। लेकिन R1 R2 धूप चश्मा के लिए क्या है, बराबर है, तो 1/F।
म्यू माइनस 1, 1/r माइनस 1/r। अब 1/f को ही तो पावर ऑफ लेंस कहते हैं। यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू 0, तो पावर क्या हो गया, 0 डायोप्टर। पावर कितना हो गया, 0 डायोप्टर। तो कब हुआ, जब इस धूप चश्मा के दोनों ओर का वक्रता त्रिज्या बराबर हो। तो जवाब क्या देंगे, चूंकि धूप चश्मा के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान होती है, इसलिए धूप चश्मा की क्षमता 0 होती है। फिर से बोल रहे हैं, चूंकि धूप चश्मा के दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या समान होती है, इसलिए धूप चश्मे की क्षमता 0 होती है। इंग्लिश, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ सरफेस ऑफ द सनग्लास मस्ट बी इक्वल, सो द पावर ऑफ सनग्लास इज 0। क्लियर है? इसको नीचे नोट कर दीजिए, लैंग्वेज पहले लिख के इसको नोट कर दीजिए। तो ये था धूप चश्मे की क्षमता 0 क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंस। लेंस में वर्णीय दोष या विपथन क्या है। दोष को विपथन या त्रुटि भी कहा जाता है। तो लेंस में वर्णीय दोष क्या है, लेंस में वर्णीय विपथन क्या है, ये भी कह सकते हैं। लेंस में वर्णीय त्रुटि क्या है, ये भी कह सकते हैं। तो अब हम लोगों को जवाब देना है कि लेंस का क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है। देखिए, जब मिरर पढ़ाए थे, याद होगा, मिरर में बताए थे स्फेरिकल एब्रेशन क्या है। तो स्फेरिकल एब्रेशन लेंस में भी होता है, पढ़ाएंगे अभी। लेकिन क्रोमेटिक एब्रेशन लेंस में नहीं, लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता है। इसलिए क्रोमेटिक एब्रेशन वहाँ मिरर में नहीं आया था, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन मिरर में भी होता है और लेंस में भी होता है। तो अब हम लोगों के सामने है व्हाट इज क्रोमेटिक एब्रेशन इन लेंस। लेंस में वर्णीय दोष क्या है, चलिए समझते हैं लेंस में वर्णीय दोष क्या है। लेंस का वर्णीय दोष किसे कहते हैं, अब इस बात पर ध्यान देना है। देखिए, when white light is passing through, when white light is passing through the lens, then if different focus of different colors are observed on the optical axis,
then it is called chromatic एबरेशन। ये क्रोमेटिक एबरेशन का डिफिनीशन है। एक बार ध्यान देना है। When white light is passing through the lens, जब श्वेत प्रकाश लेंस से होकर गुजरता हो, जब श्वेत प्रकाश लेंस से होकर गुजरता हो, then if different focus of different colors are observed on the optical axis, तब यदि अलग अलग रंगों का अलग अलग फोकस प्रकाशीय अक्ष पर प्राप्त होता हो, तब यदि अलग अलग रंगों का अलग अलग फोकस प्रकाशीय अक्ष पर प्राप्त होता हो, इसे ही वर्णीय दोष कहते हैं, इसे ही वर्णीय त्रुटि कहते हैं, इसे ही वर्णीय विपथन कहते हैं। लिख लिए, इंग्लिश हिंदी क्लियर। अब बात है समझने का। समझिए, ध्यान स्थिर कीजिए। It is the lens. White light, ये white light है। white light ये लेंस से जैसे गुजरा, अलग अलग रंगों का। व्हाइट लाइट में शुरू में बताए थे कितना कलर होता है, 7 कलर्स होता है। व्हाइट लाइट में कितना कलर्स होता है? हाउ मेनी कलर्स इन व्हाइट लाइट? देयर आर 7 कलर्स। 7 कलर्स होता है। तो लेंस से गुजरने के बाद नियम क्या कहता है? एक ही फोकस बनना चाहिए। लेकिन यदि लेंस से यदि लेंस से गुजरने के बाद अलग अलग रंगों का अलग अलग फोकस बनता हो तो एक दोष है, और इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? वर्णीय दोष। तो यहाँ पर ये जो शुरू में बना ये है वायलेट कलर का फोकस ये, और ये जो बाद में बना ये है रेड कलर का फोकस, ये हो गया पोल। तो यहाँ से इतना सा जो दूरी है, इट इज द फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर एंड इट इज द फोकल लेंथ of red color. Now, what is the formula of chromatic aberration? How can we determine the chromatic aberration? The chromatic aberration is actually developed due to different focus for different colors of light when the white light is passing through the lens. इसका अर्थ ये हुआ कि जब श्वेत प्रकाश किसी लेंस से गुजरता है, अलग अलग रंगों का किसी कारण से, कारण बताएंगे अभी, किसी कारण से अलग अलग रंगों का अलग अलग फोकस बनता है, और इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग तब वर्णीय दोष कहते हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक एक ही फोकस किसी लेंस का होना चाहिए, लेकिन अलग अलग रंगों का फोकस बनना एक दोष है, और इसी दोष का नाम वर्णीय दोष है। अब इसका वैल्यू कितना होगा भाई? देखो, तो फोकस तो एक ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फोकस अलग अलग रंगों का अलग अलग फोकस बन रहा है, तो हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम के बीच यहाँ से यहाँ तक तब क्रोमेटिक एबरेशन डेवलप हो गया। तो ये क्रोमेटिक एबरेशन डेवलप कर गया, इट इज क्रोमेटिक एबरेशन, यही क्रोमेटिक एबरेशन हो गया, यही वर्णीय दोष हो गया। तो क्रोमेटिक एबरेशन कितना होगा? तो यहाँ पर क्रोमेटिक एबरेशन का वैल्यू, क्रोमेटिक एबरेशन इज इक्वल टू कितना होगा? डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर माइनस डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर। तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ भी।
क्रोमेटिक एब्रेशन को सिंपली सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू एफ आर माइनस एफ बी। अगले चैप्टर प्रिज्म में जब डिस्पर्सिव पावर पढ़ाएंगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन का फॉर्मूला उस चैप्टर में हम लोग डिस्पर्सिव पावर के रूप में भी निकालेंगे, लेकिन अभी आपने डिस्पर्सिव पावर नहीं पढ़ा है क्योंकि वो प्रिज्म में आएगा और वहाँ पर तब इसका फार्मूला हम लोग उसके रूप में भी निकालेंगे उस चैप्टर में। अभी ध्यान देना है कि क्रोमेटिक एब्रेशन इज द डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर एंड वायलेट कलर। लाल रंग और बैंगनी रंग के फोकस दूरी के अंतर को ही वर्णीय दोष कहते हैं। लाल रंग और बैंगनी रंग के फोकस दूरी के अंतर को ही वर्णीय दोष कहा जाता है। क्लियर? अब इसको नोट कीजिए। अब ये भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर इस प्रकार के दोष को दूर करने का क्या उपाय है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमूवल या रिमेडी भी कह सकते हैं। रिमेडी ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन। देखिए, तो क्रोमेटिक एबरेशन में एक वाइट लाइट, ये वाइट लाइट जब लेंस से गुजरा, अलग अलग रंगों का अलग अलग फोकस बन गया और इसका फॉर्मूला कितना आ गया, सी इक्वल टू एफ आर माइनस एफ बी। अगर हमें रेड कलर ऑफ लाइट का फोकस दूरी दिया हुआ हो, वायलेट कलर ऑफ लाइट का फोकस दूरी दिया हुआ हो, अगर हम उसका डिफरेंस निकाल दें तो हमें क्रोमेटिक एबरेशन का वैल्यू आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक क्रोमेटिक एबरेशन उस लेंस में डेवलप किया। नाउ we have to understand in this condition how can we remove the chromatic aberration of any lens। हम chromatic aberration किसी भी लेंस का कैसे हटा सकते हैं। It is the important question, it is the theoretical question and how can we remove the chromatic aberration of any lens। हम लोग किसी लेंस का chromatic aberration कैसे हटाएंगे। तो ध्यान देना है, remedy of chromatic aberration मतलब वर्णीय दोष को दूर करने का उपाय। अब देखिए इसका क्या उपाय है। नंबर वन, रेमेडी नंबर वन, by the combination of convex and concave लेंस हम लोग वर्णीय दोष को दूर कर सकते हैं। कैसे? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। उत्तल और अवतल लेंस को आपस में सटाकर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को आपस में सटाकर पहला उपचार है। दूसरा, अगर हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को सटा देंगे तो वर्णीय दोष खत्म हो जाएगा। दूसरा, बाय यूजिंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ लेंस। इसका मतलब हुआ कि दोनों लेंस के अलग अपवर्तनांक के उपयोग से, दोनों लेंस के अलग अपवर्तनांक के उपयोग से। तो देखिए भाई, क्रोमेटिक एबरेशन को हम लोग दूर कर सकते हैं। कैसे? उत्तल और अवतल लेंस को एक साथ रखकर, पहला उपाय। दूसरा, दोनों लेंस के अपवर्तनांक को अलग अलग रखकर, यानी पहले लेंस का अपवर्तनांक कुछ, दूसरे लेंस का अपवर्तनांक कुछ, उसमें भी इस प्रकार का दोष खत्म हो जाएगा। तो ये था
क्रोमैटिक एब्रेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका उपचार क्या है। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन इन लेंस। लेंस में गोलीय दोष क्या है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है लेंस में गोलीय दोष क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़े, लेंस में वर्णीय दोष क्या है। अब क्या है, लेंस में गोलीय दोष क्या है। तो लेंस में वर्णीय दोष, गोलीय दोष दोनों होता है, लेकिन मिरर में मेनली गोलीय दोष पाया जाता है। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है। When the para-axial rays and marginal rays are not meet at a point on the optical axis, it is called spherical एबरेशन। याद करना है, मिरर चैप्टर में पढ़ाए होंगे पारा एक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। पारा एक्सियल रेज उसे कहा जाता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होती है, और मार्जिनल रेज उसे कहा जाता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता है। इसका हिंदी, जब उपाक्षीय किरणें और उपांत किरणें, जब उपाक्षीय किरणें और उपांत किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर नहीं मिलती है। फिर से, जब उपाक्षीय किरणें और उपांत किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर नहीं मिलती है, तब इसे गोलीय दोष कहते हैं, तब इसे गोलीय त्रुटि कहते हैं, तब इसे गोलीय विपथन कहते हैं। तो ये था इसका डिफिनीशन इंग्लिश एंड हिंदी में। अब इसको समझने की ज़रूरत है। ये रहा लेंस। पारा एक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होती है, और ये जहां मिला इसका अपना फोकस बना FP, पारा एक्सियल फोकस, और ये मार्जिनल रेज, ये जहां मिला ये क्या कहलाया, मार्जिनल फोकस FM। इट इज द
marginal rays and it is para-axial rays. When the marginal rays and para-axial rays are not meet at a point on the principal axis, then the spherical aberration is developed in this condition. जब उपाक्षीय किरण का अलग फोकस, उपांत किरण का अलग फोकस बना, नियम क्या कहता है? किसी भी लेंस का एक फोकस, सिंगल फोकस होना चाहिए, लेकिन अलग अलग किरणों का अलग अलग फोकस बनना यहाँ एक दोष है और इस दोष को क्या कहेंगे? गोलीय दोष कहेंगे। इस दोष को क्या कहेंगे? स्फेरिकल एबरेशन कहेंगे इंग्लिश में। अब ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ से यहाँ तक का फोकस मार्जिनल फोकल लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का फोकस तो पारा एक्सियल फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट एफ एम इक्वल टू मार्जिनल फोकल लेंथ एंड एफ पी इक्वल टू पारा एक्सियल फोकल लेंथ। तो ये हो गया पारा एक्सियल फोकल लेंथ। तो समझना क्या है? स्फेरिकल एबरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्फेरिकल एबरेशन डेवलप किया, यहाँ से यहाँ तक। इट इज स्फेरिकल एबरेशन, यही है स्फेरिकल एबरेशन का मान। अब ध्यान देना है स्फेरिकल एबरेशन। तो यहाँ पर स्फेरिकल एबरेशन का फार्मूला कितना हो जाएगा जी? स्फेरिकल एबरेशन का फार्मूला हो जाएगा एफ पी माइनस एफ एम, ये निकल जाएगा। एफ पी माइनस एफ एम ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ पी माइनस एफ एम। इट इज़ द स्फेरिकल एबरेशन ऑफ लेंस। तो ये लेंस का स्फेरिकल एबरेशन निकला। तो लेंस का स्फेरिकल एबरेशन वाजिब में अलग अलग मार्जिनल रेज और अलग अलग पारा एक्सल रेज के कारण होता है, लेकिन क्रोमेटिक एबरेशन वाइट लाइट का अलग अलग रंगों में विभक्त होने के कारण होता है। तो दोनों एबरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। क्रोमेटिक एबरेशन रंगों का मामला है और ये स्फेरिकल एबरेशन वो पैराक्सियल और मार्जिनल रेज का मामला है। कुछ किरणें ऐसी होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब आएगी, कुछ किरणें ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर जाएगी। तो ऑब्वियसली इसमें अलग अलग फोकस बनने की संभावना है और इस स्थिति में स्फेरिकल एबरेशन डेवलप कर जाता है। इट इज़ द कॉज ऑफ स्फेरिकल एबरेशन एंड द फार्मूला ऑफ स्फेरिकल एबरेशन इज एफ पी माइनस एफ एम। फोकल लेंथ पैराक्सियल और फोकल लेंथ मार्जिनल, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, स्फेरिकल एबरेशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टॉर्शन इन लेंस? लेंस में विकृति क्या है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर, लेंस में विकृति क्या है? ये नोट हो गया सबका? मिटा दें।
अगला क्वेश्चन है लेंस में विकृति क्या है। क्लास 11 में इलास्टिसिटी चैप्टर में विकृति आता है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेन कहते हैं, लेकिन डिस्टॉर्शन ये लेंस की विकृति है। तो लेंस की विकृति क्या है, अब इसे समझना है। The variation in magnification, the variation in magnification produced in a lens is known as distortion। इसका हिंदी है, लेंस में आवर्धन, लेंस में उत्पन्न आवर्धन के मान के बदलने को विकृति कहते हैं। लेंस का विकृति कहते हैं। फिर से सुनिए, लेंस में उत्पन्न आवर्धन के मान के बदलने को लेंस का विकृति कहते हैं। समझने का मतलब यह है कि अगर कोई एक लेंस है तो लेंस में पढ़े हैं कई तरह का मैग्नीफिकेशन होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है। ऑब्जेक्ट का हाइट ho है, इसका hi है, इसका एरिया ao है, इसका ai है। तो मैग्नीफिकेशन हो गया hi/ho हाइट के रूप में, मैग्नीफिकेशन हो गया v/u डिस्टेंस के रूप में, मैग्नीफिकेशन हो गया एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। तो कई तरह से मैग्नीफिकेशन होता है। मैग्नीफिकेशन हो जाता है रेडियस ऑफ इमेज, अगर सर्कुलर है तो रेडियस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका मान हम लोग ले सकते हैं डायमीटर ऑफ इमेज, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका मान हम लोग ले सकते हैं थिकनेस ऑफ इमेज, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग कई तरह से एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही लेंस के लिए निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन ये हाइट के रूप में है, मैग्नीफिकेशन ये डिस्टेंस के रूप में है, मैग्नीफिकेशन ये एरिया के रूप में है, मैग्नीफिकेशन ये रेडियस के रूप में है, मैग्नीफिकेशन ये डायमीटर के रूप में है, और मैग्नीफिकेशन ये थिकनेस के रूप में है। तो एक ही सिस्टम में, एक ही लेंस का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग अवस्था में मैग्नीफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही लेंस हो, उसका अलग अलग तरह से मैग्नीफिकेशन प्राप्त होगा अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे रेडियस के लिए, जैसे डायमीटर के लिए, जैसे लेंथ के लिए, हाइट के लिए, जैसे कि उसका एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी लेंस के मैग्नीफिकेशन में जो वेरिएशन होता है, दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ लेंस। इसी को हम लोग लेंस की विकृति कहते हैं, लेंस का डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसको नीचे नोट कीजिए। What are the limitation of
डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। इसका हिंदी है, लेंस के विस्थापन विधि का क्या सीमाएं हैं। हिंदी है, लेंस के विस्थापन विधि का क्या सीमाएं हैं। लेंस के विस्थापन विधि का क्या सीमाएं है। लेंस के विस्थापन विधि का क्या सीमाएं हैं। देखिए भाई, एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट और उससे उठने वाला एक एक क्वेश्चन पर अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आपका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए आप आराम से बना सकते हैं। तो फिजिक्स की पढ़ाई एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर नहीं करनी चाहिए, तो आप नहीं सीख पाएंगे। फिजिक्स की पढ़ाई फिजिक्स को सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, तो आप इसमें एग्ज़ाम भी अच्छा कर जाएंगे, अच्छा मार्क्स भी उठाएंगे और कंपटीशन भी फेस कर जाएंगे और नॉलेज भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा एग्ज़ाम को ध्यान को रख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फिजिक्स की पढ़ाई हमेशा सीखने के लिए बैठना चाहिए और उसके बाद तो आप एग्ज़ाम, कंपटीशन सब कुछ फेस कर सकते हैं। अगर आप सीख गए तो फिर दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन अब है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। लेंस के विस्थापन विधि की क्या सीमाएं हैं। विस्थापन विधि पीछे का क्लास जिसने 8 से 9 बैच में रेगुलर कर रहे हैं आप, तो उसमें पढ़े होंगे। विस्थापन विधि बताए हैं और विस्थापन विधि एक लेंस को ही दूसरे स्थान पर विस्थापित करके उसमें हम लोग लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं, उसमें हाइट ऑफ साइज निकालते हैं ऑब्जेक्ट का और 2 अलग अलग इमेज बनता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या है इसका। लिमिटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिमिटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। नंबर 1, it is only applicable for real image। देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस की सीमाएं क्या है। पहला, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रियल इमेज। यह केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उपयोगी है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए उपयोगी है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उपयोगी है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उपयोगी है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, it is only useful for convex lens, not for concave lens। देखिए भाई, ध्यान दीजिए, इसका हिंदी, यह केवल उत्तल लेंस के लिए उपयोगी है, अवतल लेंस के लिए नहीं। यह केवल उत्तल लेंस के लिए उपयोगी है, अवतल लेंस के लिए नहीं। यह केवल उत्तल लेंस के लिए उपयोगी है, अवतल लेंस के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि पता होगा, रे डायग्राम पढ़ाए थे, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला शर्त है
कि यह वास्तविक प्रतिबिंब पर ही लागू है। तो अवतल लेंस तो क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है प्रतिबिंब, तो उस पर लागू नहीं होगा। तो नॉट फॉर कनकेव लेंस। कन्वेक्स ज़्यादातर कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसमें लागू होगा। केवल एक कंडीशन है जिसमें कि वर्चुअल होता है, तो ज़्यादातर तो 5 कंडीशन है इसका जिसमें कि रियल ही होता है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग लागू किस लेंस में कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस में। कोई भी क्वेश्चन आया है किसी भी कंपटीशन में बोर्ड में, तो कन्वेक्स लेंस पर आया है डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन। ये सब माइंड में क्लियर रखें। अगला है 3 नंबर। In this method, the focal length of lens must be equal to 1/4 of distance between object and screen। देखिए भाई, तीसरा कंडीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड का। इन दिस मेथड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इस विधि में लेंस की फोकस दूरी, इस विधि में लेंस की फोकस दूरी वस्तु और पर्दा के बीच के दूरी के 1/4 के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिए। इस विधि में लेंस की फोकस दूरी वस्तु और पर्दा के बीच के फोकस दूरी के 1/4 के बराबर होता है। तो वस्तु और पर्दा के बीच के फोकस दूरी को ही ऑप्टिकल बेंच कहा जाता है, पढ़ाए होंगे। ऑप्टिकल बेंच का मतलब है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और उसकी दूरी का, फोकस दूरी का मान कितना होता है, इसका 1/4 होता है। तो ये 3 कंडीशन है, 3 लिमिटेशन है, इसको कंडीशन भी कह सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस। तो कंडीशन के रूप में आ जाए या लिमिटेशन के रूप में आ जाए, दोनों में किसी रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, और फिर इस सब क्वेश्चन को तैयारी करते जाना है, सबको अपडेट करते जाना है, और फिर अगले क्लास में और आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मन से मेहनत करते जाइए, ईश्वर आपको मेहनत करने की शक्ति प्रदान करें, और आप मेहनत करें जम के और सारा चीज़ तैयारी करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।